So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the 3 topics. आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके साथ हमारी जो यूनिट 1 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी एकेडमिक राइटिंग की। ठीक है जी। तो जैसे कि आज हम करेंगे कितने टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने किया था कि किस तरह के टेक्स्ट होते हैं, मतलब एक एकेडमिक होता है, एक नॉन एकेडमिक वे में हम लिखते हैं। ठीक है, अब वैसे ही 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज। फिर वेज ऑफ राइटिंग कि कैसे हम उसको लिखते हैं, प्रॉपर उसकी क्या हायरार्की है, कैसे हम उसको लिखते हैं, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है हमेशा। प्लस और हम आज क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक बैलेंस्ड और एक वेटेड ऐसे। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दी 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टली, सेकेंड इज इनडायरेक्टली। राइट, डायरेक्ट टेक्स्ट एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्ट होता है मेन इज स्टेटेड फर्स्ट देन एविडेंस टू सपोर्ट टू इट इज प्रेजेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने क्या है, कोई ऐसे लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आप पहले क्या बताओगे, डायरेक्टली मेन चीज़ें बताओगे। ठीक है, इधर उधर की कहानियां नहीं घुमाओगे, आप डायरेक्ट बताओगे कि एक्चुअल में दिस इज द प्रॉब्लम और मैं इस चीज़ के बारे में अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल, प्लस उसका एविडेंस साथ में दोगे कि ऐसा ये सब चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लोबल वार्मिंग पे थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है या कोई ऐसे लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले ये बताओगे ना कि मेरा पैसेज का जो टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, सभी का रीजंस कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। आपने ये बोला, आप ये थोड़ी कहोगे कि आजकल हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, और एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ये वो इनडायरेक्ट हो जाता है। राइट, डायरेक्ट क्या होता है कि आप एक्चुअल में पहले बता रहे हो कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो विद फ्यू एविडेंसेस, फ्यू एग्जाम्पल्स, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट। राइट, जब आप मेन पॉइंट्स पहले बताओगे फिर जाके उसको कंक्लूड करोगे। राइट, देर आर वेरियस नेम्स फॉर सच टेक्स्ट, जैसे कि डिडक्टिव पैराग्राफ हो गया, करेक्ट ऑर्डर एट्सेट्रा। ठीक है जी। देन दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज ईजी टू राइट एंड ईजी इन राइटिंग। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ऐसे जो ऐसे होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं लिखने में, जब हम मेन पॉइंट्स पहले बता देते हैं फिर उसको एविडेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। राइट, लिस्ट योर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स लिख लो, ऑर्गेनाइज कर लो, प्रेजेंट द एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स। बिल्कुल सही है, डायरेक्टली आप लिख रहे हो उस टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक बताओगे, अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे, उनको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर एविडेंस के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ अपनी बात रखोगे या बात लिखोगे। ठीक है जी। रीडर्स ऑल्सो फाइंड सच टेक्स्ट ईजी टू रीड, जो रीडर है उनको भी ईजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, स्टार्टिंग में जब उनको पता लग गया ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हमने आज पढ़ना है, इस बुक में ये सारा पब्लिश हो रखा है। ठीक है, तो फिर उसको भी इंटरेस्ट आता है, पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। राइट, देन दे कैन लोकेट द मेन पॉइंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट। मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो टेक्स्ट के आपको बिगनिंग में ही दिख जाएंगे। इफ दे वांट डिटेल्स दे कैन रीड फर्दर, अदरवाइज दे मूव ऑन। ठीक है, अगर किसी को डिटेल्स चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई देखना चाहता है, तो वो इजीली उन पॉइंट्स को अलग से ऊपर हाईलाइटेड देख सकता है। अदरवाइज नहीं पढ़ना चाहता, वो रीडर पे डिपेंड करता है, वो आगे मूव ऑन कर सकता है। ठीक है, बट आपका काम क्या है कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिखो, आप मेन पॉइंट्स बताओ। ठीक है, ताकि जो उत्सुक है, जो पढ़ना चाहता है, जो क्यूरियस है, वो तो पढ़ेगा ही ना मेन पॉइंट्स। राइट, देन these are used in academia for term papers, research paper, dissertation, reviews, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, जैसे आप अपनी डिसर्टेशन लिखते हो, अपना रिसर्च पेपर लिखते हो ना, उसके ऊपर सबसे पहले आप अपनी हेडिंग देते हो, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बताते हो, फिर मेन पॉइंट लिखते हो कि ये कीवर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको लेके हमने पूरी रिसर्च करनी है। तो आपने मेन पॉइंट्स पहले ही बता दिए, वो क्या होता है, डायरेक्ट टेक्स्ट होता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर कि डायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है। बहुत ही ईजी था डायरेक्ट टेक्स्ट। नाउ कम्स टू द इनडायरेक्ट टेक्स्ट।
अब इनडायरेक्ट टेक्स्टिंग क्या होती है? इन दिस रीजनिंग इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड मेन पॉइंट्स कम एट द एंड। कि आप पहले क्या दे रहे हो? रीजनिंग दे रहे हो कि ये रीज़न है। जैसे अभी मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग का एग्जांपल दिया कि आपने पहले बता दिया कि आजकल इंडिया में ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं व्हीकल्स की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये दिक्कतें आ रही हैं, और एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो कि इन सब का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। जबकि आपको पहले बताना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग है जिस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, वो होता है डायरेक्ट टेक्स्ट। बट आप पहले ही ये चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है और एंड में आप बता रहे हो कि इसका रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, तो वो इनडायरेक्ट टेक्स्ट हो गया। और इसमें एक चीज़ नेगेटिव ये आ जाती है कि रीडर का पढ़ने का मन नहीं करता। जब आप पहले बताया ही नहीं है कि किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, उसको पता ही नहीं है, उसको मेन पॉइंट्स ही नहीं पता, तो रीडर क्या करेगा? ठीक है। वेरियस नेम फॉर सच टेक्स्ट, जैसे इंडक्टिव पैराग्राफ हो गया, इनडायरेक्ट ऑर्डर एट्सेट्रा, ये इन सब नेम से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी। इट इज़ यूज इन केसेस, ये मोस्टली किन केसेस में यूज़ किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल गिविंग अ बैड न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ हो कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, हमारे किसी रिलेटिव्स की, बहुत ही हमारे डियर वंस की, बहुत क्लोज हो, ठीक है, और हमें ये चीज़ नहीं पता, बट कोई दूसरा आके हमें बता रहा है। वो क्या करता है? हमें डायरेक्ट थोड़ी बताता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है? हमें पहले बताता है आराम से कि हाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे खुद को स्टेबल करो, ये सब चीज़ें, फिर एंड में बताता है कि ये चीज़ हुई थी। वो इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आ जाता है। ठीक है जी। देन कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे भी इनडायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं। अब आई होप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इजीली सारा समझ आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अब आते हैं हम वेज ऑफ राइटिंग पे। अब आपने टेक्स्ट तो लिखना है, बट कैसे लिखोगे? पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इलेबोरेट करके मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट इज 3 वेज ऑफ राइटिंग आर। पहला है बिगिन एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मेन पॉइंट से स्टार्ट करो। देन थ्रो इन ऑल योर थॉट्स, जो चीज़ें जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं सब कुछ लिखते जाओ। थर्ड इज चेनिंग। अब पॉइंट्स आपके दिमाग में आए, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए, अब उनकी चेन बना के एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज बिगिन एट द बिगिनिंग। ठीक है जी, मेन पॉइंट से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि एक्चुअल में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन द बुक ऑफ एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल। ठीक है, एलिस इन वंडरलैंड क्या है? एक बुक है, नॉवल है, ठीक है जी, जो लिखी थी लुइस कैरोल ने। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। द किंग एडवाइसेस एलिस ऑन हाउ टू टेल अ स्टोरी। तो किंग ने क्या किया? एलिस को बताया कि कैसे स्टोरी लिखते हैं। उन्होंने बोला बिगिन एट द बिगनिंग, गो ऑन टिल यू कम टू द एंड एंड देन स्टॉप। ठीक है, उन्होंने बोला, किंग ने एलिस को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, स्टोरी बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या, और फिर चलते 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 जाओ जब तक एंड में नहीं पहुंचते, और जब एंड में आ गए स्टोरी के देन स्टॉप देयर। राइट, प्रॉब्लम क्या आती है? द प्रॉब्लम इज दैट मैनी स्टूडेंट्स व्हेन कंप्लीटिंग द हिस्ट्री असाइनमेंट spend a lot of time in writing and polishing the introduction। बिल्कुल सही बात है, चाहे हिस्ट्री की क्या कोई भी असाइनमेंट मिली हो, बच्चे क्या करते हैं? इतना ज़्यादा उसको पॉलिश करने में लग जाते हैं, उसकी इतनी खोज खबर, इतनी डीप खबर, मतलब किसी के बारे में लिख रहे हो आप, किसी की हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो आप, उसकी डेथ लिखोगे, बर्थ लिखोगे कब हुआ, उसके मदर नेम, फादर नेम, दैट्स इट। राइट, और आप क्या करते हो? इतनी खोज खबर निकाल देते हो, उसकी पत्नी का नाम, उसके बच्चों का नाम, मतलब इतना टाइम लगाते हो ये सब चीज़ें लिखने को। द टीचर्स मे हैव टोल्ड दैम दैट द इंट्रोडक्शन इज क्रिटिकल, इट शुड कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट। ठीक है, टीचर ने बताया भी है कि इस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन दो, कुछ मेन पॉइंट्स बताओ उस पर्सन के बारे में, जिससे जो इंटरेस्ट है बिल्कुल जो रीडर होता है ना वो खींचा चला है। बट बच्चे क्या करते हैं? वही घिसी पिटी चीज़ें, बॉर्न ऑन दिस डेथ यहाँ पे हुई उसकी, ठीक है जी, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेन पॉइंट पे तो आते ही नहीं कि उस इंसान ने किया क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो बिगिन एट द बिगिनिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप कोई चीज़ लिखो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, वट एवर इट इज। राइट, नाउ सेकेंड चीज़ आप क्या करोगे?
ठीक है, अब हमने पहले बोला है कि जब भी कोई चीज़ लिखो, बिगिन एट द बिगनिंग, मेन पॉइंट्स लिखो, देन थ्रो इन ऑल योर थॉट्स। उस टॉपिक को लेके, उस चीज़ को लेके जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन। In time-bound tests, there is no time to organize the facts, so writer throw in information as it comes to their heads. बिल्कुल सही है। देखो, पहले तो जब हम नोट्स बनाते हैं तब तो बड़े आराम से, हम बड़े प्यार से लगे होते हैं नोट्स बनाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ हम लिखते हैं। बट जैसे ही हम एग्ज़ाम में डालते हैं, क्या हमारे पास इतना टाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता। हम क्या करते हैं, फटाफट से बस लिखने को लगे रहते हैं, फटाफट से। देयर इज़ ऑल्सो नो टाइम टू एड इट एट द एंड। The writer can use same words many a time to fill the gaps in time-bounded examination. ठीक है, अगर तो देखो फ्री राइटिंग करनी है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे वर्ड्स आप चेंज कर करके यूज़ कर सकते हो, जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स हम कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे आप लिख सकते हो, फर्स्ट दिस हैपन, सेकेंडली दिस हैपन्स, इन एडिशन टू दिस हैपन्स, ये चीज़ें। ठीक है, बट जब टाइम बाउंडेड चीज़ हो ना, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, उसी में आपको पूरा करना है, तो वहाँ पे आप क्या करो, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि एक ही वर्ड को ना बहुत जगह यूज़ कर लो और अपने सेंटेंसेस बना लो। इससे आपका क्या होगा, अच्छे से आप आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो मेन अगर जब आप लिखने जाओ, फ्री राइटिंग करो, उस टाइम अपने थॉट्स को मतलब लिख लो कॉपी में और बाद में उसकी चेनिंग बना लो। बट जब टाइम बाउंडेड की बात आ जाए ना, कि एक टाइम से आप बाउंडेड हो, उतने टाइम में आपको ख़त्म करनी है चीज़, तो एक ही वर्ड आप बहुत बार रिपीट कर सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन पे ऐसे लिख रहे हो तो आप कम्युनिकेशन वर्ड बहुत बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक कम्युनिकेशन has many processes. Send his message to the receiver gives a feedback. In communication this happens, in communication that happens। मतलब बहुत कुछ आप अपनी तरफ से, मतलब जैसे कम्युनिकेशन वर्ड है, मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ ना, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें हाईलाइटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। बस जब टाइम बाउंडेड हो तो एक ही वर्ड बार बार आप रिपीट कर सकते हो, बट जब टाइम बाउंडेड नहीं है उस टाइम आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, नाउ थर्ड इज चेनिंग। पहले बिगिन एट द बिगनिंग, मेन पॉइंट्स लिख लिए। सेकंड काम, थ्रो इन ऑल योर थॉट्स, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सिर्फ लिख दो सीधा। देन कम्स द चेनिंग। चेनिंग में राइटर क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन एज इट कम्स इन। ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट्स उठा लिए, उसकी चेन बना दो और उसको इलेबोरेट कर दो। चेनिंग में हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, खींचते चले जाते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रीज ऑन द कैंपस शुड नॉट बी कट। कैंपस में जो ट्रीज है उनको काटना नहीं चाहिए। अगर हम उसको कट डाउन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दिक्कत होगी, उसकी वजह से ये दिक्कत होगी, आगे आगे हम क्या है उस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे, मतलब चेन बनाते चले जाएंगे। तो चेनिंग में क्या होता है, हम उस चीज़ को इलेबोरेट करते जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, उस चीज़ को लंबा करते जाते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। हो गया जी। 3 वेज होते हैं किसी भी चीज़ को लिखने की, या सिंपल कह सकते हो 3 ट्रिक्स है जब भी कोई चीज़ लिखनी है आपने। चाहे पेपर में आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, आपके एग्जाम्स होंगे, अभी आपने आंसर लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, टाइम बाउंडेड है तो एक ही वर्ड बहुत बार रिपीट अप कर सकते हो, उसकी चेनिंग बनाओगे। ठीक है जी, एंड बिगिन एट द बिगिनिंग, मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दो। राइट, ये तो सिंपल सी बात है, समझने की बात थी ये सिर्फ। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बैलेंस्ड वर्सेस वेटेज्ड एसेस। नाउ बैलेंस ऐसे क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, एक होता है बैलेंस ऐसे, एक होता है वेटेड ऐसे। बैलेंस जो होता है जब सारे पर्सपेक्टिव्स प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में रखा जाए, दोनों साइड की बात सुनी जाए। बैलेंस्ड का ना प्लस पॉइंट ये है कि बैलेंस्ड जो है वो टीनेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। टीनेजर्स आपको पता होगा एडोलेसेंट एज में होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई भी एक एल्डर है, टीनेजर की प्रॉब्लम सुनेगा, मतलब टीनेजर ने अपना पर्सपेक्टिव रखा और आप एज अ एल्डर उसकी बात सुन रहे हो, और क्या है, दोनों ही अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, दोनों साइड की बात सुनी जा रही है और उसको बहुत ही बैलेंस्ड वे में सॉर्ट आउट किया जा रहा है। राइट, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड ऐसे। बात समझ में आ गई, सिर्फ एग्जांपल दिया मैंने टीनेजर्स वाला।
राइट। अब हम अगर वेटेड की बात करें, वेटेड ना मोस्टली यूज़ किया जाता है जो मेच्योर्ड पर्सन होते हैं, जिनके साथ हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जैसे ना, हाँ, दोनों ही पर्सन क्या है, मेच्योर्ड है, और आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी बात समझा रहे हो, बट वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, जो मैंने बोला बस वही सही है, तूने जो बोला वो गलत है। तो वो वेटेड ऐसे में आ जाता है कि हाँ, मेरी तरफ मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा पलड़ा है जो भारी है, और तेरा पलड़ा इतना भारी नहीं है, तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को जीत गया। वो होता है वेटेड। बैलेंस होता है जब दोनों तरफ की बात सुनी जाए, बैलेंसिंग, राइट। आई होप जो मैंने हिंदी में अभी समझाया आपको समझ आ गया। अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ना, बैलेंस ऐसे इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के दोनों साइड सुने जाते हैं, जैसे टीनेजर्स अभी मैंने बताया, हर एक तरह का पर्सपेक्टिव रखा जाता है सामने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉपिक है साइंस एंड रिलीजन विल ऑलवेज बी इन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि जो साइंस है और रिलीजन है, दोनों के ही जो लड़ाई झगड़ा चलता जाएगा, कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। बिल्कुल सही है। आपको एक ऐसे दिया गया है कि जो साइंस है और रिलीजन है, दोनों क्या है, दोनों की लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कन्फ्लिक्ट में है दोनों। तो आप दोनों ही तरफ से बात रखो अपनी और ऐसे लिखो, ठीक है। तो आप दोनों का पर्सपेक्टिव रखोगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी रखोगे और साइंस का पर्सपेक्टिव भी रखोगे, ठीक है। एट द एंड ऐसे यू रिमेन न्यूट्रल और ऑप्शनल फॉर द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल सही है, दोनों तरफ न्यूट्रल रहोगे, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों को बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। योर essay शुड इंक्लूड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऐसे में हमेशा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। पॉइंट्स फॉर पॉइंट्स अगेंस्ट एंड ओपिनियंस, बिल्कुल सही है। देखो, अगर कुछ पॉइंट्स आप साइंस और रिलीजन के अगेंस्ट लिख रहे हो ना, तो कुछ पॉइंट्स आपको उनके ओपिनियंस में भी लिखने चाहिए, ठीक है, कि उनके बीच में क्या है, ये दिक्कतें हैं, बट आप अपने कुछ ओपिनियंस भी लिखोगे जो दोनों साइड ही आप पॉजिटिव होंगे। अगर नेगेटिव लिख रहे हो तो पॉजिटिव भी लिखोगे और उसको प्रॉपरली बैलेंस्ड कर दोगे। कोई भी ऐसे हो, ज़रूरी नहीं है साइंस एंड रिलीजन ही होगा, कोई भी ऐसे हो सकता है। प्रॉपरली उसको दोनों साइड अपने ओपिनियंस भी रखो और क्यों अगेंस्ट है वो भी रखो, बिल्कुल बैलेंस्ड कर दो, दोनों तरफ बराबर, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। वो होते हैं बैलेंस्ड ऐसे। आई होप दिस इज क्लियर दैट व्हाट इज बैलेंस्ड ऐसे। नाउ कम वेटेड एसेस। वेटेड जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ, अपना पलड़ा भारी रखना है, ठीक है जी, बाकी जो होता जाए। इसमें राइटर क्या करता है, डायरेक्टली अपनी पोजीशन बताता है कि हाँ, मुझे तेरे से ज़्यादा ज्ञान है, मुझे तेरे से ज़्यादा पता है। वो क्या हो जाते हैं, वेटेड ऐसे हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सच ऐसे, तो इन ऐसेज में क्या होता है, मोस्टली इंट्रोडक्शन पॉइंट्स होते हैं, कुछ सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होती है और फाइनली कंक्लूजन हो जाता है कि हाँ, जो मैंने बोला वही सही है, मैं वही लिखूंगा, मैं यही करूंगा, तू जो करना है कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो होते हैं वेटेड ऐसे। तो इसका जो मैटर है वो इतना खास नहीं होता, इसकी सीक्वेंस कुछ खास नहीं होती। सिंपल इंट्रोडक्शन लिखने हैं, अपने कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स लिखने हैं अपनी तरफ से, अपने पॉजिटिव, और कंक्लूड कर देना है। जबकि बैलेंस में ये नहीं होता। बैलेंस में आपको दोनों तरफ की ओपिनियंस लिखने होते हैं, दोनों तरफ की बात लिखनी होती है, ठीक है जी। इट इज़ ऑर्गेनाइज एज अ हायरार्की। आई होप दिस इज क्लियर। बैलेंस और वेटेड क्या होते हैं, और जो बैलेंस होते हैं ना, वो दोनों तरह, मतलब मोस्टली टीनेजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो वेटेड ऐसे होते हैं मोस्टली मैच्योर्ड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखना, कोई भी ऐसे लिखना हो, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, तो डिपेंड करता है कि ऐसे का पर्पस क्या है, ठीक है जी। डिपेंड करता है कि राइटर का गोल क्या है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसे है ये, ठीक है। और दोनों के लिए देखो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। सो आई होप आज का जो लेक्चर था आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा एकेडमिक इंग्लिश, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।